नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे सेकुलर शब्द पर उठ रहे सवालों की। एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने सेकुलरिज्म शब्द को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि शुद्ध मन से हमें इस पर सोचना होगा, इससे ऊपर उठकर सार्थक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया और सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी समय समय पर सेकुलरिज्म पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इस बार जब सीएम योगी ने इसका जिक्र किया तो सवाल उठाए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने और इसे देश के फाउंडिंग मेंबर्स का अपमान बता दिया। ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी पर भी हमला बोला है। चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारे राम ही हैं और इस बात पर वो कहते हैं कि उपासना विधियां बदली जा सकती है लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है वो हमारे पूर्वज का है, उपासना विधि का नहीं है। यानी राम की संस्कृति पर, राम की परंपरा पर कौन ऐसा देश है जो गौरव की अनुभूति न करता हो। इंडोनेशिया हो या कंबोडिया, धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो राम ही माने जाते हैं। सीएम योगी ने जब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया तो बात उस शब्द पर आ पहुंची जिसे सीएम योगी ने भारत की संस्कृति और परंपरा के लिए खतरा बताया। अपनी परंपराओं और उत्पत्ति के आधार पर विमर्श के हिस्से में सीएम योगी ने यह भी कहा, ये सेकुलरिज्म जो शब्द है ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके, वहां पर प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। और मुझे लगता है उससे उभर करके हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और स्वस्थ मन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने होंगे। सीएम योगी ने सेकुलरिज्म शब्द को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने में बड़ी बाधा है। अब सीएम के बयान पर विरोधी बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। सीएम योगी ने जैसे ही सेकुलरिज्म शब्द को लेकर बयान दिया, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यह बयान सीएम पद की तौहीन करता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने देश के फाउंडिंग मेंबर्स का अपमान बताकर बीजेपी और संघ को भी घेरा। चाहे योगी आदित्यनाथ हो या संघ परिवार हो, जब उनको सूट करता हो कहते हैं कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है। अब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की वजह से भारत को पूरे विश्व में जो रिकग्निशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। कि जब प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव के बाद जब सेकुलरिज्म कि आज इस तरह की योगी बात है, प्रधानमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सर पर उठा लेके बोले कि यही मेरे लिए किताब है। तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है? देखिए, सेकुलरिज्म किस तरह से देश के लिए खतरा है हमारी समझ के तो परे है। हमको तो समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। इनको 4 साल के कार्यकाल में बताने कुछ नहीं, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं और ये तुष्टीकरण की और जात और धर्म की राजनीति के सिवा भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं है। जिस दल का अस्तित्व ही धर्म के आधार पर हुआ, जिस दल की राजनीति ही धर्म के आधार पर होती है, ओवैसी के भाई खुलेआम मंच से धमकी देते हैं कि 15 मिनट फोर्स हटा ली जाए तो एक धर्म वालों को साफ कर देंगे। आज वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, वक्त वक्त पर इसे लेकर राजनीतिक बहस होती रही है। साल 1998 में वाजपेयी सरकार के दौरान भी इस पर सवाल उठे तो साल 2015 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर चेताया। तो सवाल यही, क्या वाकई हम छोटे छोटे झगड़ों में फंसकर अपना वैभव नष्ट कर रहे हैं? क्या भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, वैश्विक पटल पर अलग स्थान बनाने के लिए सेकुलरिज्म को पीछे छोड़ना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। प्रियंका गुप्ता जी इस समय हमारे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और संघ विचारक अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। मैं सबसे पहले अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। संघ समर्थक हो, संघ विचारक, कृपया इसे संशोधन करवा दें।
ठीक है, ठीक है अशोक जी, हम समर्थक लिखवा देंगे। सीधे रुख करेंगे अशोक जी का। पहले अशोक जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म शब्द भारत के लिए खतरा है और हमें इस पर सोचना होगा, कैसे? है कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, धर्मनिरपेक्ष यह राष्ट्र है, हिंदुस्तान के संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, ये सही है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब अब विकृत करने का कुप्रयास, जैसे नेता शब्द को विकृत करने का कुप्रयास हुआ। नेता शब्द कितना पवित्र था, ठीक उसी तरह सेकुलरिज्म के नाम पे एक परिवार के लोग मालपुआ सत्ता हमें मालपुआ खाने का काम करते हैं। तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम भाइयों को दिग्भ्रमित करके और इस समाज को तोड़ने का कुप्रयास करके सत्य या सेकुलरिज्म शब्द सत्ता को शॉर्टकट पाने का एक रास्ता बन गया था, जो देश को ही शॉर्टकट कर देता। ये योगी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा योगी जी ने कि ये सेकुलरिज्म शब्द आज अपना पर्याय खो चुका है, बिल्कुल खो चुका है। आज जालीदार टोपी लगा लेते हैं तो मुसलमान, कहीं जनेऊ पहन लेते हैं कमीज के ऊपर तो हिंदू। इस तरह की नौटंकीबाज इसकी आड़ में हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। इसने देश को, प्रदेश को बहुत पीछे ढकेला। अशोक जी, संशोधन का मौका आपके पास भी है। जब 76 में इसे जोड़ा गया है तो हटा दीजिए, फिर किसने रोका है? देखिए, हम इस देश के संविधान का आदर करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास वाले लोग हैं। हम अगर अपनी योजना लाते हैं तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान नहीं करते, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जिस तरह अगर इसकी आड़ में अशोक जी आपको लग रहा है कि इसकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो बदल दीजिए ना, हटा दीजिए इसे। इसके हटने से कुछ हो जाएगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, बदलने से कुछ नहीं होता। इस देश के लोगों का मन मिजाज बदल रहा है। जब से हमारी सत्ता आई है, लोगों की कलई खुली है। लोग आज धर्मनिरपेक्षता शब्द के बारे में जान गए हैं, किस तरह से इस देश में धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेके एक परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू मुसलमान करके, सिख पठान करके देश और प्रदेश में सत्ता चलाने का काम कर रहे थे। जनता आज जाग चुकी है, इसीलिए वो लोग हाशिए पे आ गए हैं। ठीक है, मैं नाहिद लारी खान जी और प्रियंका जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। पहले प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सीधे उन्होंने आप पर ही हमला बोला और कहा कि आपने राजनीतिक जमीन चमकाने के लिए इस तरह के शब्दों को गढ़ा और फिर संविधान में इसको शामिल करवा दिया, उसका फायदा लेने के लिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी और ओवैसी, चाहे आज योगी जी हो या ओवैसी हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता, जब मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं धर्मनिरपेक्ष होकर सभी वर्ग के लोगों को जो है कल्याण की, तो ये क्या झूठी शपथ लेते हैं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज जो वैश्विक मंच पर जो है बात कर रहे हैं, तो विश्व के मंच पे क्या गांधी जी से बेहतर किसी को भी एक्नॉलेज किया गया है आज तक? और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री भी जाकर कह चुके हैं कि यूएन में कि जो गांधी जी सिर्फ हमारे देश के नहीं, मतलब सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व के पटल पर जो है उनकी ख्याति है। और वो किस भावना को मानते थे? वो मानते थे सर्व धर्म सद्भाव की भावना को। और उनकी ये यूनिकनेस थी जो आज पूरे विश्व में पहचान दिलाती है भारत को। और मैं समझती हूँ कि आप कैसे अलग कर सकते हैं आपको इस धर्मनिरपेक्षता से? जब आप एक रोड बनाते हैं तो क्या आप कहते हैं कि एक विशेष धर्म ही उस पर चलेगा? जब आप कोरोना की वैक्सीन बनाते हैं तो क्या आप एक विशेष धर्म के लोगों के लिए बनाते हैं? नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये संभव नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रियंका जी, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, लेकिन जो ये शब्द है ये 1976 में जोड़ा गया, 42वां संशोधन हुआ तब इस शब्द को जोड़ा गया जी। और उससे पहले भी हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलते थे। बिल्कुल सही। तो शब्द को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी उस दौरान? जी, शब्द को जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा संविधान उस शब्द के बिना अधूरा था।
हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये चीज मेंशन है कि हम धर्म निरपेक्ष होकर, धर्म पंथ निरपेक्ष होकर सभी के कल्याण के लिए काम करेंगे और यही उद्देश्य है हमारे संविधान का, यही उद्देश्य है जी। लेकिन शुरुआत में प्रस्तावना में ये नहीं जोड़ा था, वही मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, इसे बाद में जोड़ा गया, शुरुआत में नहीं जुड़ा था। मैं कह रही हूँ ना कि इसकी जरूरत आन पड़ी, इसकी जरूरत तब आन पड़ी जब ये जो है अपने आप को जो धर्म विशेष की जो राजनीति करते हैं उनकी वजह से ये शब्द ऐड करना पड़ा। क्या 1976 में एक धर्म विशेष की राजनीति होने लगी थी, तुष्टीकरण होने लगा था, और समय समय पर संविधान में संशोधन की जो आवश्यकता होती है वो इसीलिए होती है कि मैं ये पूछ रहा हूं प्रियंका जी, आपने कहा कि उस समय की जरूरत थी इसलिए इसे गढ़ा गया या लिखा गया, क्या उस दौरान बिल्कुल उस दौरान आपको लगता है कि तुष्टीकरण हो रहा था? आप ये मान के चलिए शरीर के एक अंग का विकास हो जी, मैं ये कहना चाहती हूँ शरीर के एक अंग का विकास हो और शरीर के दूसरे अंग का विकास ना हो तो क्या वो संपूर्ण विकसित माना जाएगा? नहीं तो माना जाएगा। यह है कि 47 से लेकर 76 तक कोई विकास नहीं हुआ, देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी वही कह रहा हूं ना प्रियंका जी। देखिए दो ही बातें हो सकती हैं, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, तब तक आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, लेकिन 47 से लेकर 1976 तक ये समझ में नहीं आया कि सेकुलरिज्म है क्या? संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी, ठीक है। और एक पक्ष कह रहा था कि पहले से ही संविधान में इस तरह की चीजें हैं, पर दूसरा पक्ष ये नहीं मान रहा था, तो इस वजह से संशोधन की आवश्यकता ठीक है। अब मैं अशोक सिन्हा जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद नाहिद लारी खान का रुख करूंगा। एकजुट था इस बात आपने एक जिक्र किया कि एक पक्ष नहीं मान रहा था। अशोक सिन्हा जी, लंबे समय से सेकुलरिज्म को लेकर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वाजपेयी सरकार में उठे हों, इस शब्द को गढ़ा गया हो, उस दौरान भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए और अब मुख्यमंत्री ने भी कहा, बीच में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था। क्या सेकुलरिज्म शब्द वाकई में भारत के लिए खतरा है? आपको भी ऐसा लगता है? ये अगर भारत के हित में होता तो संविधान सभा, जिसने कि संविधान निर्माण की, और उस सभा में बहुत लंबे अवधि तक, वर्षों वर्ष तक बहस हुई है कि क्या रखा जाए, कहीं सेकुलरिज्म शब्द उसमें जोड़ा नहीं गया था। मैं समझता हूँ सेकुलरिज्म का सही शब्द है, अर्थ है पंथ निरपेक्षता हिंदी में, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से राज्य देखेगा, वो किसी धर्म को स्वयं नहीं पालन करेगा। इसकी आवश्यकता 76 में इमरजेंसी के समय में बिना बहस के इसलिए पड़ी कि एक वर्ग विशेष का प्रेशर था सरकार पर, और सरकार ने इसको उसमें लागू कर दिया क्योंकि सबसे उचित अवसर था ये। अब एक बात बताएं, जो भी अपने को पंथ निरपेक्ष कहते हो, क्या हिंदू जो जिनके अंदर बिल्ट इन पंथ निरपेक्षता है वो स्वतः मानते हैं पंथ निरपेक्षता को, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो? अब क्या एक भी गैर हिंदू यानी जो हिंदू नहीं है, क्या वो अपने अनुयायियों को पंथ निरपेक्षता के लिए सुविधा देते हैं क्या? उनको अनुमति देते हैं क्या? सहिष्णुता के प्रति वो पक्षधर हैं क्या? और क्या मस्जिद से जो एक आवाज लगाई जाती है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, क्या यह पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत आता है? मैं वैसी साथ से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बताएं कि उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मक्का मस्जिद है, क्या उसमें जब अजान होता है और यह कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या यह पंथ निरपेक्षता को प्रकट करता है? पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और संघ ने भी जब देखा कि क्या क्या समानताएं हमारे मुसलमानों में है जिससे हम शांतिपूर्वक मिलजुल करके रह सकते हैं, और क्या असमानताएं हैं, असमानताएं को छोड़ दिया जाए, समानताओं पे बातचीत करके हम उनके साथ सहमति से रह सकते हैं बढ़िया ढंग से। तो देखा यह गया कि सारी चीजें विपरीत है सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज थी कि हमारे उनके पूर्वज एक थे। इसी बात को प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम, इसीलिए संघ भी कहता है कि हमारे और इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी के पूर्वज एक थे। पाकिस्तान पाणिनि के 5000वां वर्ष की जयंती मना सकता है क्योंकि वो उनके पूर्वज थे। तो यहां राम कृष्ण भी सबके हमके कॉमन पूर्वज थे, कोई बाहर से नहीं आया हुआ है, सब यही के है। उपासना पद्धति कुछ भी हो,
कोई वो बिल्कुल स्वतंत्र है तो मानने दिक्कत को। अब गांधी जी की बात आपने उठाई, तो गांधी जी तो अशोक कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। एक मिनट मर्दुल जी, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम गांधी जी ने कहा, नारा दिया था उन्होंने। हिंदू छोड़ के किसी ने भी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम कहा, नारा लगाया? नहीं लगाया। क्यों? मैं पूछता हूं ओवैसी से, वो कहेंगे अल्लाह ईश्वर तेरो नाम? नहीं कहेंगे वो। तो पंथ निरपेक्षता का गलत अर्थ लिया जा रहा है और इसको इस देश में बहस का मुद्दा बनाना चाहिए। इसमें खुली बहस होनी चाहिए। खुली बहस अगर होनी चाहिए। देखिए, प्रियंका जी ने भी जिक्र किया और आपने भी उस बात का जिक्र किया कि 1976 में भी इसको लेकर एक पक्ष ने विरोध किया। क्या इतना विरोध हो रहा है और इतने सालों तक हो रहा है अशोक जी, तो आपको नहीं लगता सरकार आपकी है इसे बदल देना चाहिए, संशोधन कर देना चाहिए, फिर से कहा जाना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल होगा अगर इतना खतरा है तो? अशोक पांडे जी बैठे हैं, इनसे पूछिए। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। ये प्रश्न अशोक पांडे जी से पूछा। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं अशोक जी। नहीं, मेरी तो राय यह है कि इस शब्द की कोई यह शब्द विदेशी है और क्रिश्चियनिटी के चर्च जब पूरा सत्ता हाथ में ले लिया था, उसको भगाने के लिए सेक्युलरिज्म शब्द बनाया गया था। भारतवर्ष के प्रकृति के मूल प्रकृति के अनुरूप नहीं है ये। ठीक है, भारतवर्ष स्वतः ही पंथ निरपेक्ष है। आप एक तरफ तो पंथ निरपेक्ष भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ जरूरत भी नहीं महसूस कर रहे हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं इससे जो है परंपराओं को खतरा है। आप अपनी बात को क्लियर कहें तो लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कि हम आप देश भी मेरी पट भी मेरी, हम क्लियर कर रहे हैं नहीं चलेगी। इस देश ये कैसे चलेगा? इस देश आप में चिट भी मेरी पट भी मेरी। इस देश में अरे ऐसे नहीं होता है ना। अरे आप अपना पक्ष रखिए ना। काले को काला क्यों कहेंगे आप? गोरे को गोरा क्यों कह रही है भाई? अरे तो क्या दिन को रात कह देंगे आपके कहने से? ये बताइए। आप कह रही है ना, पंथ निरपेक्षता के नाम पर यही किया गया आपके दल में। अरे आप बताइए, जब आप वैश्विक मंचों पे जाते हैं तो गांधी जी का क्यों आप अनुसरण करते हैं? क्यों आप कहते हैं कि गांधी जी प्रासंगिक है और विश्व में प्रासंगिक है? प्रासंगिक है वो विश्व में। उनकी क्या भावना थी? समस्त धर्मों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वो सद्भावना में विश्वास करते थे, समस्त धर्मों में विश्वास करते थे। कहलवाइए ना किसी और धर्म से गांधी जी का अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। आप ही कह दीजिए ना यहाँ बैठ के। यहाँ पे हम तो चिल्ला के कहेंगे अल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं नाहिद लारी खान जी, नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ी हुई है और इजहार भी हमारे साथ जुड़ गए AIMIM का पक्ष रखने के लिए। इजहार एक मिनट पहले मैं नाहिद जी आपके पास आ रहा हूं। नाहिद लारी खान, आपको क्या लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है हमें तो औचित्य समझ में नहीं आ रहा, सेकुलरिज्म शब्द से आपत्ति क्या है? अशोक जी ने बताया, अशोक सिन्हा जी ने बताया। मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और पहले तो आपका डिबेट महिला दिवस पर था और महिलाओं में बहुत उत्साह था ये सुनकर कि आज महिलाओं पर आधारित डिबेट होने जा रहा है। बहरहाल फिर टॉपिक चेंज हो गया। बहरहाल अब जो आपका टॉपिक है सेक्युलरिज्म पर सियासी संग्राम, ये सेक्युलरिज्म पर सियासी संग्राम नहीं है, ये सेक्युलरिज्म पर संवैधानिक संग्राम है। बेसिकली आप समझे कि भारत की धुरी है सेक्युलरिज्म, और जो भारत का प्रियम्बल है, जिसे भारत का संविधान उद्देशिका भी कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है, उसमें भी सेक्युलरिज्म वर्ड इंक्लूडेड है। स्पष्ट कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो चीज संविधान में इंक्लूडेड है उस पर असंवैधानिक बात करना ये उचित नहीं है। एक चीज आपको बीच में रोककर कह रहा हूं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महिलाओं का टॉपिक भी है, उसको लेकर। लेकिन आपने जो प्रस्तावना पढ़ी अभी नाहिद लारी खान, उसमें एक बहुत छोटी सी चीज है, 1976 में इसे जोड़ा गया, उसके पहले इसकी जरूरत नहीं समझी गई। तो यही सवाल उठ रहा है कि उसके पहले जरूरत क्यों नहीं समझी गई? 76 में ऐसा क्या हो गया कि हमें याद आया वी द पीपल ऑफ इंडिया और हमें अब सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ना होगा? मृदुल जी, अब आपसे एक चीज की निवेदन है, चूंकि मैं स्काइप से जुड़ी हूँ, आपसे निवेदन है प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, क्योंकि स्काइप नहीं इंटरप्ट तो करूंगा मैडम, मैं अगर कुछ पूछना होगा तो, लेकिन आपको पूरा समय भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप कहिए अपनी बात। समय तो दीजिए, क्योंकि जब कोई बोलता है बीच में तो आवाज कट जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरी भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की इस असंवैधानिक बयान पर वो संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुलेआम मंच पर संविधान की धज्जियां उड़ाई है और इस तरह का बयान दिया है। तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इस असंवैधानिक बयान का वो संज्ञान लेने का महान कृपा करें। और मेरी एक और अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि चाहे इस डिबेट पर हम लोग सब लोग एकत्रित हैं और चाहे किसी और मंच पर जो भी असंवैधानिक बात। ठीक है नाहिद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हालांकि आप हमें और हमारे चैनल के माध्यम से अपील कर रही हैं, इस अपील को जहां तक हम पहुंचा सकते हैं वहां तक कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको वाकई कोई कार्रवाई करवानी है तो आप खुद जाइए सुप्रीम कोर्ट। मैं आपके पास लौट रहा हूं, अशोक जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इजहार बबलू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM का पक्ष रख रहे हैं। इजहार बबलू साहब, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये संवैधानिक जो ढांचा गढ़ा गया है इस देश का, संविधान में जिस शब्द का उल्लेख किया गया है उसका मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उसकी तौहीन की है मुख्यमंत्री के पद की। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, भारत को खतरा है इससे। सर देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही है। क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जो बयान दिया है उसकी घोर निंदा की जाती है। बिल्कुल सही कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और ये मैं भी समझता हूँ कि इस तरीके का बयान ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा, चौधरी इजहार बबलू, कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो तब कहां गया था संविधान? तब आपको याद नहीं आया सेकुलरिज्म की? जो बयान उन्होंने दिया था उसके लिए कार्रवाई कोर्ट में चली है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी जिस तरीके का बयान देगा उसके लिए कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई सही है, की गई है कोर्ट में, तो उसके लिए तो ये सवाल बार बार किया जाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। कोई भी जिस तरीके का बयान देगा तो बाकी कोर्ट अदालत हमारे लिए है, कोर्ट अदालत में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कोर्ट और अदालत का जिक्र हो रहा है, नाहिद लारी खान जी ने भी किया। एक छोटा सा हम ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और सवाल पूछेंगे, क्योंकि एक ऐसा ही केस सामने आया था और उस केस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया था कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। वो फैसला क्या है वो भी हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे खास मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं इजहार बबलू साहब आपके पास आ रहा हूं। कोर्ट का आपने जिक्र किया, हालांकि 1998 में भी इस बात को लेकर सवाल उठे थे जब वाजपेयी सरकार में कमेटी बनाई गई थी। उस दौरान भी जब लालकृष्ण आडवाणी जिक्र करते हैं केशवानंद भारती केस का, तो कोर्ट ने उस केस में केशवानंद भारती की जो अर्जी थी उस पर सुनवाई करते हुए उनकी जीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि कोर्ट सबसे ऊपर होती है। तो क्या आपको लगता है कि सेकुलरिज्म शब्द को लेकर जो बातें कही जा रही हैं और आपका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप भी केस करने की तैयारी में? इजहार, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर बोलिए, आवाज कर रही थी, सही आई आपकी आवाज, अब बताइए जी दोबारा। आप केस करने की बात कर रहे थे, आप शिकायत की बात कह रहे थे ब्रेक से पहले। नहीं सर, मैंने ये बात कही थी, अभी आपने जो सवाल मेरे से किया था मैंने उसका जवाब दिया था कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेता के बारे में आपने सवाल किया था, उसका जवाब मैंने सीधा सीधा दिया। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा है, कोर्ट में चला है। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने उस मामले को कहा कि वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस मामले को लेकर भी आप कोई शिकायत करेंगे? आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? आपको इतना बुरा लग रहा है तो? वही मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जो है प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी और तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो जो इस तरीके का अगर बयानबाजी गलत होगी तो... नहीं, प्रियंका जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हैं। उनका कहना है आपका और भारतीय जनता पार्टी का मोटिव ही एक है, इसलिए आप इस तरह की बयानबाजी दोनों करते हैं। ऐसा है, देखिए कांग्रेस का तो ये सीधा सीधा मामला है। कांग्रेस की जमीन खिसकती नजर आ रही, कांग्रेस को दिख रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन तो आपकी कौन सी जमीन बनी हुई है, यही बता दीजिए, आपकी कहाँ की जमीन है? के तौर पर अपनी एक जमीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
नई पार्टी उभरती हुई बैरिस्टर असदुद्दीन अरे ओवैसी चलिए, हम जमीन बनाने की तैयारी, आप क्या कर रहे हैं? ये लोग तो इस तरीके की बात कहेंगे। आप क्या कर रहे हैं? इनका वजूद खत्म हो चुका है पूरे देश के अंदर। कांग्रेस ने किस तरीके से क्या क्या किया है, सब आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सारी देन कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं, लेकिन उनकी सरकार तो कई प्रदेशों में है। आपकी भी सरकार है क्या किसी प्रदेश में? जी, उनकी सरकार तो है, प्रियंका जी की पार्टी की सरकार है कई प्रदेशों में, आपकी सरकार भी है। जी जी, ऐसा है। देखिए, हमारी सरकार भी बन जाएगी, नहीं है बन जाएगी। तो फिर वजूद किसका नहीं है यहाँ पर? हमें मिल रहा है, सरकार भी बनेगी बहुत जल्दी। नहीं इजहार बबलू साहब, फिर वजूद किसका नहीं है? तब बनेगी ना, ऐसे थोड़ी बनेगी। पार्टी उभरते हुए सामने आ रही है, इनकी सरकार है, तो ये विपक्ष में बढ़िया रोल क्यों नहीं अदा कर रहे? इनको बिहार में आप लोगों ने जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जो कानून लागू भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, काले कानून, चाहे किसान को लेकर के हो, चाहे कोई भी कानून हो, एससी का हो, आप अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस की वजह से बांटों की राजनीति, तुष्टिकरण, धर्म तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ना, उसमें कभी जो है आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं अशोक पांडे जी को भी चर्चा में ले आता हूँ, बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। अशोक पांडे जी, आप जवाब दीजिए सारी बातों का। नाहिद जी ने भी आपसे सवाल किए, प्रियंका जी ने भी किए, कहिए अब। एक सेकंड इजहार बबलू जी, एक सेकंड। देखिए, आपको बता दें इसी देश में तुलसी कबीरदास जी रहे जिन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। फिर उन्होंने कहा काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दे बनाए तापर मुल्ला बाग दे, क्या बहिरो हुदा खुदा। इससे बड़ा पंथ निरपेक्ष कौन था? इसी देश में रसखान थे, मानुष हो तो वही रसखान, बसो बस गोकुल नंद के ग्वालन। आज इस ढंग का मुस्लिम भाई क्यों नहीं है? आज तो कोई बोल देता है तो फतवा जारी हो जाता है, कमलेश तिवारी की हत्या करा दी जाती है, तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ओवैसी पैदा होता है, जिसका भाई कहता है 15 मिनट पुलिस हटा लो तो हम खूनी क्रांति कर दे। तो दुर्भाग्यजनक है। आप हटाइए ना, अगर आपको इस शब्द से इतनी दिक्कत है तो हटा दीजिए अशोक जी। मॉब लिंचिंग पे भी तो बोलिए, ये शब्द की इजाद ही आपके कार्यकाल में हुई है, इससे पहले तो मॉब लिंचिंग सुनी नहीं जाती थी। इसे अस्वीकार किया है, जनता ने इसे अस्वीकार किया है। सर, जनता ने खोज रही है। आपको लगा कि सर नोट बंद करने चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, आपने फैसला लिया। अब अगर ऐसी आवाज आपके अंदर से ही उठ रही है कि सेक्युलरिज्म शब्द हटना चाहिए तो हटा दीजिए ना सर, पंथ निरपेक्ष ले आइए पहले जैसे। शब्द की आड़ में कहा गया इस देश के सारे बड़े संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। जनता परेशान है, इसी देश में पार्टी ने किया, गिनती कराने का खूब प्रयास हुआ, पार्टी भूल गई है। ये लोग सेकुलरिज्म की आड़ में एक परिवार का शासन चला रहे हैं। एक मिनट इजहार बबलू साहब। सेकुलरिज्म की आड़ में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जा रहा है। नहीं, इसमें सेकुलरिज्म कहा जाता है हर घर से अफजल निकलेंगे, ये दुर्भाग्यजनक है। सर तो हटाइए ना, आपको रोका किसने? एक सेकंड इजहार बबलू साहब सुनिए मेरी बात, एक एक करके मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका कमेंट लूंगा, इंतजार करिए, एक एक करके कहिए। नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड बस, प्रियंका जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपका रुख कर रहा हूँ। कहिए प्रियंका जी अपनी बात, नाहिद जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो अशोक जी कह रहे हैं, जो बबलू जी कह रहे हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। एक अपने वक्तव्य में धर्मनिरपेक्ष को जो है अलग तरीके से खराब बता रहा है, दूसरा अपने वक्तव्य में धर्मनिरपेक्ष को अलग तरीके से बता रहा है। और ये इनकी राजनीति ही धर्म की तुष्टीकरण से चलती है। अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए ये समस्त देशवासियों का जो विकास होता है उसको ये बाधित करते हैं। आप बताइए कि जितनी अगर सद्भावना और भाईचारा बना रहेगा तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी, ये बता दीजिए। अगर इनकी दुकानें चलनी है तो ये भाईचारा खत्म करेंगे ही करेंगे। एक सेकंड सर मुद्दे लाएंगे, सब बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं बराबर आपको समय दे रहा हूँ, अपनी बारी पर बोलिए। ये मुद्दों की भटकाने की राजनीति है। पेट्रोल पर बात नहीं करते हैं, डीजल पर बात नहीं करते हैं, गैस के बढ़े हुए दामों पर बात नहीं करते हैं ये
ये लोग नौकरियों पे बात नहीं करते हैं, इसी तरह के मुद्दे लेकर आते हैं और जनता को भटकाते हैं। ठीक प्रियंका जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठा रहे हैं जनता की। नहीं उठाइए ना सर, आपसे मना थोड़ी किया है किसी ने, आप उठाइए बिल्कुल, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। महिला सुरक्षा कितनी कर पा रहे हैं ये? एक सेकंड प्रियंका जी, नाहिद जी बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। प्रयागराज में एक बच्ची जो उसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है, उसको हॉस्पिटल से उसका पेट जो है सीजर पेट उसको बाहर फेंक दिया जाता है, तो यही है रामराज। यही तो सवाल है कि अगर राम की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूर्वज हमारे सभी के एक हैं, तो फिर रामराज्य की भी बात होगी। हालांकि मैं इस पर कमेंट लूंगा, नाहिद जी बोल दें, उसके बाद मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आ रहा हूं। कहिए नाहिद लारी खान जी, क्या कह रही हैं आप? मृदुल जी, जिस किस्म का बयान असंवैधानिक बयान आदित्यनाथ जी ने दिया है, ये लोकतंत्र और संविधान पर कुठाराघात हमला है। आप समझे कि भारत किसी का व्यक्तिगत जागीर नहीं है, ये 130 करोड़ जनता की जागीर है। आप ये समझे कि अभी संघ के जो समर्थक हैं माननीय अशोक सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि 76 में एक वर्ग विशेष के लिए संविधान में अमेंडमेंट हुआ था। 76 में इमरजेंसी थी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इमरजेंसी में मेरे परिवार के लोग जेल में थे। आप ये समझे कि ठीक एक साल के बाद 77 में लोकसभा चुनाव हुआ, और जिस वर्ग विशेष को माननीय अशोक जी इंगित कर रहे हैं, वही वर्ग विशेष इंदिरा गांधी जी से इतना नाराज था, कांग्रेस से इतना नाराज था कि कांग्रेस पूरी साफ हो गई। मृदुल जी, आपका मैं जानती नहीं, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, मैं समझती हूँ कि आप भी नहीं पैदा हुए होंगे, लेकिन जो उस वक्त की ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि कांग्रेस साफ हो गई थी, और उसी वर्ग विशेष जिसको माननीय अशोक जी इंगित कर रहे, उसी वर्ग विशेष इतना नाराज था कि उसने कांग्रेस को साफ कर दिया था। यूपी बिहार अनेकों जगह से साफ हो गई थी। तो ये कहना कि एक वर्ग विशेष की वजह से इसमें अमेंडमेंट आया, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और आप अगर संविधान की बात करें मृदुल जी, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा हूँ। नाहिद जी देखिए, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन अब मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि असंवैधानिक है, लेकिन इसी सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म शब्द को लेकर जब ये 1976 में जुड़े, उससे पहले यह बताया गया, जब प्रस्तावना लिखी गई थी और फाउंडिंग मेंबर्स का जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी ने, तो बाबा साहेब आंबेडकर भी इसके पक्ष में नहीं थे, वो उस सभा के अध्यक्ष थे, और वो इन शब्दों को इसलिए शामिल नहीं करते। मृदुल जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब ये शब्द संविधान में है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत सख्त है, यदि कोई व्यक्ति असंवैधानिक बातें करे या संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उसको बढ़ावा दे। इसीलिए मैंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस असंवैधानिक बात का संज्ञान ले, या मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री। यही बहुत इंपॉर्टेंट है नाहिद लारी खान जी, जो आपने पॉइंट बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में जो लिखा हुआ है उस पर कोई सवाल ना उठाए। यह भी संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में कहा गया है कि आप वक्त वक्त पर संशोधन कर सकते हैं, इसकी समीक्षा की जा सकती है, यह कोई अपराध नहीं है। इसी पर मैं, जो आपने सवाल खड़े किए 1976 की घटना बताकर, 1976 का एक पूरा, एक मिनट, मैं अशोक सिन्हा जी से जवाब ले लेता हूं जो आपने पूछा, क्योंकि वो बीच में कह भी रहे थे। अशोक सिन्हा जी अपनी बात कहिए, अब सुन रहा हूं मैं आपको। फिर आप जवाब लीजिए। अच्छा कह लीजिए, क्या कह रही हैं आप, कहिए। ये बताना चाहूंगा कि अगर पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता, अशोक जी एक सेकंड कुछ कहना चाह रही हैं, वो सवाल में जोड़ रही है कुछ। अशोक जी, अम्बेडकर ने इस शब्द को क्यों नहीं जोड़ा? माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम मुद्दा। अशोक जी एक सेकंड, देखिए फिर वही दिक्कत हो जाती है ना, आप एक एक करके बोलेंगे तो ही मुझे सुनाई देगा। अच्छा अशोक जी आप कंप्लीट करिए, फिर नाहिद जी आपको मौका दे रहा हूं। हमारी बात जो मैं कह रहा हूं, हाँ आप कहिए, शुरू से कहिए। शब्द को आवश्यक नहीं समझते हुए, पंथ निरपेक्षता शब्द की आवश्यकता भीमराव अंबेडकर साहब जो इस संविधान के निर्माता थे, उन्होंने भी नहीं समझी, और इसलिए पूरा का पूरा संविधान लिखा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द कहीं नहीं लिखा गया। यह विशेष परिस्थिति में इसको जोड़ा गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो आज का बहस का मूल मुद्दा है कि मुख्यमंत्री ने दो बातें कही हैं। एक बातें उन्होंने ये कही है कि भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज हिंदू थे, यानी इस देश का इतिहास उनका है, सभी का है, किसी एक वर्ग का नहीं है। इस देश के पूर्वज एक के नहीं, सबके हैं। तो और इसी ढंग से हम एक साथ रह सकते हैं। जबकि देश का बंटवारा हो चुका है, तो हम इसी आधार पर यहां रह सकते कि हम सबके पूर्वज एक थे। तो वो बात सही किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि पंथ निरपेक्षता शब्द इस समय अनावश्यक है, क्योंकि इसका गलत लाभ लिया जा रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, यदि पंथ निरपेक्षता
बहुत अच्छी चीज है और संविधान के अनुकूल है तो बताएं कि मस्जिद को पंथ निरपेक्ष कहते हैं, मंदिर को क्यों सांप्रदायिक नाम दिया जाता है? इमाम यहाँ के यह पंथ निरपेक्ष हैं, परंतु साधु सांप्रदायिक कहे जाते हैं। मुस्लिम लीग पंथ निरपेक्ष है, बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जाता है। ओवैसी और इमाम बुखारी यह पंथ निरपेक्ष है, परंतु मोदी और आरएसएस को सांप्रदायिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अल्लाह अकबर का नारा यह पंथ निरपेक्ष है, वंदे मातरम सांप्रदायिक है। क्यों है? जीसस और अल्लाह यह इस पंथ निरपेक्ष है, परंतु हिंदू कहना अपने को सांप्रदायिक कहलाना है। कुरान बाइबल यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, गीता जो है वह सांप्रदायिक है। केरल में अल्लाह अकबर और जीसस के नाम की शपथ ली जाती है, राम के नाम पर अमेरिका में बाइबल की शपथ ली जाती है, राम के नाम पर यहाँ शपथ नहीं ली जा सकती। अरबी के लिए अनुदान दिया जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, नाहिद लारी खान जी ने पूछा, अशोक जी आपने मुझे बहुत उदाहरण दिए। एक मिनट प्रियंका जी जवाब दीजिए, अगर पंथ निरपेक्ष कोई है तो बैठा हुआ जवाब दे हमें। ठीक है, नाहिद जी आप कहिए। आप मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक एक करके। प्रियंका जी पहले नाहिद जी कह लें, फिर आप कहिएगा, फिर इजहार बबलू साहब भी इंतजार कर रहे हैं मेरा। इंपॉर्टेंट बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, चूंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम मुद्दा विचाराधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या रिजर्वेशन 50% तक बढ़ाया जाए, और उसके लिए सभी राज्यों से जवाब मांगा है। आपके चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखकर भेजे कि जो पिछड़ों का आरक्षण 22.5% था उसको 45% जो मंडल आयोग ने भी सिफारिश की है। कृपया शांत रहे। नहीं, वो पूछ रहे हैं पंथ निरपेक्ष कौन है और कम्युनल कौन है, उन्होंने पूछ लिया ना। यूपी सरकार नहीं लिखकर भेजती है तो हम मान लेंगे, और उत्तर प्रदेश के पिछड़े सब मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी जो है पिछड़ा विरोधी है। मंडल नहीं, लेकिन आप नाहिद लारी खान जी आप मुद्दे से भटक रही हैं। आरक्षण को लेकर ये बहस आज की नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा कहां तक पहुंचा आप जानती हैं, कोर्ट ने इस पर क्या कहा आप जानती हैं। लेकिन अशोक सिन्हा जी को आपने पूछा, आपने 76 की घटना का जिक्र किया, आपने एक वर्ग विशेष को लेकर सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा क्यों होता है, ये पंथ निरपेक्ष हैं, वो कम्युनल है, ऐसा क्यों होता है? मैं जवाब दे दूं। हाँ। देखिए अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में बैठकर बंगाल गए थे, और बंगाल में उन्होंने जो है पानी पी कर देश की एकमात्र महिला नेत्री ममता दीदी जो ब्राह्मण भी हैं उनको पानी पी कर कोसना का काम किया। उनका पूरा ऊपर से नीचे चप्पल से साड़ी से और चश्मा मिला ले तो 400 रुपए के वस्त्र वो पहनती हैं, और मोदी जी लाखों का जो है कपड़ा पहनते हैं, लाखों का 10 लाख की घड़ी पहनते हैं, 2 लाख का पेन। इसमें कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ, सुने बात, उन्होंने वहां पर स्पष्ट कहा, वहां पर मंच पर चिल्ला बीजेपी के डीएनए में है, बीजेपी के डीएनए में श्यामा प्रसाद जी है। खाल का कोट मिला था उनको, और लोहिया जी ने सदन में चिल्लाया था, आपने उसका नाम ले लिया। अशोक जी कृपया आप तो बहुत बड़े हैं मुझसे, कृपया मुझे बोलने तो दे, फिर आप बोले। नहीं, लेकिन आप मूल मुद्दे से बहुत भटक रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। नाहिद जी आप पॉइंट पर आइए तुरंत। चलिए, हाँ, लोहिया जी ने विरोध किया था और आज समाजवादी अपने को कह रही है, बोल रही है समाजवादियों के खिलाफ। मोदी जी ने कहा कि बीजेपी के डीएनए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मंच पर जो बीजेपी के प्रदेश टीएमसी में जो शामिल हुए, टीएमसी जो से शामिल हुए जो बीजेपी में, सब अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि ये क्या बोले जा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि इन रियलिटी बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर तो वोट ही नहीं मिलना है, क्योंकि वो है। मैडम आप कहां बंगाल चुनाव पर मुझे लेके जा रही हैं? उन्होंने सीधा सवाल किया था, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। प्रियंका जी अपनी बात कहिए आप। नाहिद लारी खान जी आप कहां की डिबेट को कहां ले जा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहती हूँ करने वाली जिन्ना कि सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है। सेक्युलर शब्द का जो है अमेंडमेंट किया गया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि देश का जो राष्ट्रगीत है, जो देश का झंडा है, उसका सम्मान किया जा सके, जितनी भी सार्वजनिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी रक्षा की जा सके,
और देश में जो भी स्कीम सरकार निकालती है, सरकार जो भी स्कीम्स निकालती है वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए ना हो। ठीक है, मैं इजहार जो है जितनी जनता जिनकी रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचे, तो ये है वास्तविकता। यही तो सवाल है प्रियंका जी, अगर सेकुलर शब्द आ गया संविधान में या सोशलिस्ट आ गया तो उससे क्या बदल गया? सवाल ये ना कि उससे बदल क्या गया, क्या उससे आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, जो इजहार बबलू पूछ रहे हैं? कहिए इजहार बबलू साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। एक मिनट प्रियंका जी, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं वो, एक एक करके बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी, इकट्ठा बोलेंगे। इजहार बबलू साहब अपनी बात कहिए आप। जी सर, एक आपको सवाल पूछ रहे थे, बोलिए जरा सा सर। प्रियंका जी ने जो कहा कि हमने 76 में इस शब्द को लेकर आए हैं और बहुत जरूरत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये नहीं भी होता तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता, और अभी तो खतरा है इस शब्द से क्योंकि राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। सेकुलर शब्द से खतरा कैसे हो सकता है? सेकुलर शब्द से तो खतरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश भाईचारा प्यार मोहब्बत से चल रहा है, सेकुलर नीति से चल रहा है, तो इससे खतरा होने का तो मतलब ही नहीं बैठता। अशोक सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, कहिए अशोक जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि फ्रांस भी बहुत बड़ा सेकुलर बनता था, मगर उसके यहां खतरा क्यों हुआ? और जितने भी राष्ट्र हैं जो मुस्लिम बहुल 56 राष्ट्र हैं, इनके यहाँ अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं सेकुलरिज्म के नाम पर सुविधा दी जाती है? पाकिस्तान में क्यों नहीं हिंदुओं के सुरक्षा दी जाती है? सेकुलरिज्म शब्द, सेकुलर केवल हिंदू है, बाकी सब ढकोसला है। जहां जहां हिंदू है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है वहां सेकुलरिज्म है, और जहां नहीं है हिंदू, कश्मीर में वही बात कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म के फायदे आप बता रहे हैं। अशोक जी, आप सेकुलरिज्म के ही फायदे गिनवा रहे हैं इतनी देर से, और आप यही तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म होने की वजह से भारत आज इतना आगे है, और सभी भारत अनादिकाल से सेकुलर है। भारत, आप वीर शिवाजी को सोचिए। मैं एक छोटी सी बात, एक मिनट एक छोटी सी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात बहुत छोटी है। प्रियंका जी, अशोक सिन्हा जी, अशोक पांडे जी, अशोक सिन्हा जी कहना चाहते हैं कि भारत जो है वो अनादिकाल से ही सेकुलर रहा है, यानी पंथ निरपेक्ष रहा है। इस शब्द की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई शब्द हमें बताए कि हम ये हैं। किस चीज की है? क्या अशोक जी आप ये कहना चाह रहे हैं? अशोक पांडे जी कुछ कह रहे हैं इस पर, कहिए अशोक पांडे जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना, बात को कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये सेकुलरिज्म की आड़ में सारे जो आज विरोधी दल हैं सब मुस्लिम लीग हो गए। राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर देना सेकुलरिज्म है। सारी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का पहला हक है कहना एक भारत के प्रधानमंत्री। नहीं, देखिए ये सब पर लागू होता है। अगर आप सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं तो करिए। नाइट जी, मैं आपके पास आता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।